नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रोमांचक भी है और तकनीकी भी। आज हम जानेंगे कि जब सैटेलाइट्स का काम खत्म हो जाता है, जब वे अपना मिशन पूरा कर लेते हैं या किसी कारणवश निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है। क्या उन्हें हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया जाता है? तो उनका क्या होता है? क्या वे अंतरिक्ष में कचरे की तरह तैरते रहते हैं जिससे दूसरे सैटेलाइट्स को खतरा हो सकता है? या फिर उन्हें वापस लाने का कोई तरीका है? क्या वे हमेशा अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं एक भूतिया बेड़े की तरह, या फिर उन्हें नियंत्रित तरीके से पृथ्वी पर वापस लाने की कोई प्रक्रिया है? यह एक जटिल और दिलचस्प सवाल है। या उन्हें वापस लाया जाता है? क्या यह संभव है कि हम इन विशालकाय मशीनों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस ला सकें? और अगर हाँ, तो यह कैसे किया जाता है? इस वीडियो में हम सैटेलाइट की वापसी यानी री एंट्री की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखेंगे। हम समझेंगे कि जब कोई सैटेलाइट वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, कि पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझेंगे। हम जटिल तकनीकी पहलुओं को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हर कोई इसे समझ सके। हम जानेंगे कि सैटेलाइट क्या है, यह कैसे काम करता है और हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है। सैटेलाइट्स के बिना आज की दुनिया कैसी होगी, ये सोच पाना भी मुश्किल है। उसे वापस क्यों लाया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह सिर्फ अंतरिक्ष में कचरा कम करने के लिए है या इसके और भी फायदे हैं? और इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? सैटेलाइट को वापस लाने के लिए किन विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और यह प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण है? हर स्टेप को आसान टॉपिक्स में बांटा गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि सैटेलाइट की वापसी कैसे होती है, ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको हर पहलू समझ में आए, चाहे आप विज्ञान के छात्र हों या सिर्फ अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले व्यक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं कि कैसे वैज्ञानिक सैटेलाइट्स को वापस लाने में सफल होते हैं, और जानते हैं सैटेलाइट की वापसी का पूरा सच। अंतरिक्ष की गहराइयों से पृथ्वी तक की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सैटेलाइट क्या है? आइए इस तकनीकी चमत्कार के बारे में जो पृथ्वी की कक्षा में घूमती है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर चक्कर लगाती रहती है। कुछ सैटेलाइट्स मौसम की जानकारी देते हैं, जिससे हमें तूफान और बारिश की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। ये सैटेलाइट बादलों की गतिविधियों और तापमान को मापते हैं। कुछ कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, जिससे हम दुनिया भर में फोन कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। ये सैटेलाइट सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। कुछ निगरानी रखते हैं, जिससे देशों को अपनी सीमाओं और संसाधनों की सुरक्षा करने में मदद मिलती है। ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह की तस्वीरें लेते हैं और कुछ वैज्ञानिक खोजों के लिए होते हैं। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और तारों का अध्ययन करते हैं। इनमें कैमरे लगे होते हैं जो पृथ्वी और अंतरिक्ष की तस्वीरें लेते हैं। सेंसर होते हैं जो तापमान, दबाव और अन्य चीजों को मापते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं जो डेटा भेजते और लेते हैं। ये डेटा वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनकी ऊर्जा सोलर पैनल्स से मिलती है जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलते हैं, जिससे ये लगातार काम करते रहते हैं। बिना ऊर्जा के ये सैटेलाइट बेकार हो जाएंगे। कुल मिलाकर सैटेलाइट्स हमारे आसमान में तैरते हुए मददगार दोस्त हैं, जो हमारे जीवन को कई तरह से बेहतर बनाते हैं, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। ये हमें मौसम की जानकारी देते हैं, संचार में मदद करते हैं और वैज्ञानिक खोजों को संभव बनाते हैं। सैटेलाइट्स के बिना आज की दुनिया बहुत अलग होती। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल होता है। ये रॉकेट एक विशालकाय वाहन की तरह होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से सैटेलाइट को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर उसकी निर्धारित कक्षा तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। रॉकेट का चुनाव सैटेलाइट के आकार और वजन पर निर्भर करता है। जितना बड़ेढ़ा और भारी सैटेलाइट होगा, उतना ही शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता होगी। रॉकेट कई स्टेज में बंटा होता है। ये एक के ऊपर एक लगे सिलेंडरों की तरह दिखते हैं। हर स्टेज में अपना इंजन और ईंधन होता है। इस तरह अलग अलग स्टेज होने से रॉकेट को अधिक कुशलता से उड़ान भरने में मदद मिलती है। हर स्टेज अलग अलग समय पर काम करता है और वजन कम करता जाता है। जैसे ही एक स्टेज का ईंधन खत्म हो जाता है, वह रॉकेट से अलग हो जाता है। इससे रॉकेट हल्का हो जाता है और अगले स्टेज को काम करने में आसानी होती है। यह प्रक्रिया रॉकेट को अंतरिक्ष में आगे बढ़ने में मदद करती है। सबसे ऊपर पेलोड फेयरिंग में सैटेलाइट सुरक्षित रहता है। यह एक सुरक्षात्मक ढक्कन की तरह होता है जो सैटेलाइट को लॉन्च के दौरान वायुमंडल के दबाव और गर्मी से बचाता है। पेलोड फेयरिंग सुनिश्चित करता है कि सैटेलाइट बिना किसी नुकसान के अंतरिक्ष तक पहुंच जाए, जो वायुमंडल से बाहर निकलने पर अलग हो जाता है।
जब रॉकेट वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो इस सुरक्षात्मक ढक्कन की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे हटा दिया जाता है ताकि सैटेलाइट अपनी कक्षा में जाने के लिए तैयार हो सके। सही ऊंचाई और गति पर पहुंचने के बाद रॉकेट अपने अंतिम लक्ष्य के करीब होता है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण होता है क्योंकि अब सैटेलाइट को उसकी सही कक्षा में स्थापित करने की तैयारी की जाती है। रॉकेट सैटेलाइट को उसकी कक्षा में छोड़ देता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक तरीके से की जाती है ताकि सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित हो सके और ठीक से काम कर सके। इसके बाद सैटेलाइट अपने सोलर पैनल खोलता है। ये सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे सैटेलाइट को काम करने के लिए जरूरी बिजली मिलती है। सोलर पैनल का खुलना सैटेलाइट के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और काम शुरू कर देता है। अब सैटेलाइट अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है, चाहे वह संचार हो, मौसम की निगरानी हो या वैज्ञानिक अनुसंधान। यह अंतरिक्ष में मानव जाति की एक और जो पृथ्वी के चारों ओर उसका रास्ता होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सैटेलाइट की गति मिलकर उसे ऑन ऑर्बिट में बनाए रखते हैं। LEO लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में सैटेलाइट्स तेजी से घूमते हैं। GEO जियोस्टेशनरी ऑन ऑर्बिट में एक जगह स्थिर दिखते हैं। ऑन ऑर्बिट का चुनाव सैटेलाइट के काम पर निर्भर करता है। सही ऑन ऑर्बिट चुनना मिशन की सफलता के लिए जरूरी है। पुराने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने से स्पेस डेब्रिस यानी कचरा बढ़ता है। यह कचरा दूसरे सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन के लिए खतरा बन सकता है। कुछ सैटेलाइट्स में वैज्ञानिक सैंपल या संवेदनशील तकनीक होती है जिन्हें वापस लाना जरूरी है। वापसी से अंतरिक्ष साफ रहता है और भविष्य के मिशन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए सैटेलाइट की नियंत्रित वापसी बहुदेश मिलने के बाद शुरू होती है। ISRO जैसे एजेंसियों के कंट्रोल रूम में वैज्ञानिक सैटेलाइट की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। वापसी की विस्तृत योजना बनाई जाती है। समय, रास्ता और लैंडिंग जोन तय किया जाता है। आदेश रेडियो सिग्नल के जरिए सैटेलाइट तक पहुंचते हैं। सैटेलाइट इन आदेशों के अनुसार अपनी पोजीशन और गति बदलता है। सैटेलाइट अपनी कक्षा से बाहर निकलने की प्रक्रिया। सैटेलाइट के थ्रस्टर्स विपरीत दिशा में फायर होते हैं, जिससे उसकी गति कम होती है। गति कम होते ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सैटेलाइट को नीचे खींचने लगता है। ऑन ऑर्बिट बर्न बहुत सटीक होना चाहिए, वरना सैटेलाइट गलत रास्ते पर जा सकता है। कंट्रोल रूम की टीम इस पूरे प्रोसेस पर बारीकी। सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। हवा के कणों से घर्षण के कारण सतह का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। छोटे सैटेलाइट्स इस गर्मी में जलकर राख हो जाते हैं। जिन सैटेलाइट्स को सुरक्षित लाना होता है, उनके लिए ये सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है। वायुमंडल में प्रवेश मिशन का सबसे नाटकीय हिस्सा शील्ड लगाई जाती है। ये खास मटेरियल से बनी होती है जो गर्मी में गैस बनकर उड़ जाती है और अंदर को ठंडा रखती है। हीट शील्ड के बिना सुरक्षित वापसी नामुमकिन है। स्पेस शटल और ISRO के मिशनों में एडवांस हीट शील्ड्स का इस्तेमाल होता है। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट को आग के गोले से बचाती है। सही री-एंट्री एंगल बेहद जरूरी है। बहुत सीधा एंगल सैटेलाइट को तोड़ सकता है, बहुत उथला एंगल उसे वापस अंतरिक्ष में भेज सकता है। वैज्ञानिक एक संकरा री-एंट्री कॉरिडोर चुनते हैं। ऑन ऑर्बिट के समय ही दिशा और गति को सेट किया जाता है। थोड़ी सी भी गलती मिशन को फेल कर सकती है। वायुमंडल में प्रवेश के बाद ड्रैग फोर्स सैटेलाइट की गति कम करती है। यह हवा का प्रतिरोध है जो सैटेलाइट को धीमा करता है। ड्रैग फोर्स घर्षण और गर्मी भी पैदा करता है, यही इस्तेमाल हो सके। ड्रैग फोर्स सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है। ड्रैग फोर्स के बाद भी सैटेलाइट की गति ज्यादा होती है, इसलिए पैराशूट सिस्टम खुलता है। पहले छोटा ड्रॉग पैराशूट खुलता है, फिर मुख्य पैराशूट। पैराशूट सैटेलाइट की गति को बहुत कम कर देते हैं। ये मजबूत मटेरियल से बने होते हैं ताकि वजन और हवा का दबाव झेल सकें। सही समय पर पैराशूट खुलना मिशन की सफलता के लिए जरूरी है। इससे नुकसान का खतरा कम होता है। वैज्ञानिक पहले से लैंडिंग जोन तय कर लेते हैं और सुरक्षा इंतजाम करते हैं। रिकवरी टीम सैटेलाइट को पानी से निकालती है। कुछ मिशन जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग भी करते हैं, जैसे रूसी सोयुज। दोनों ही मामलों में रिकवरी टीम की भूमिका अहम होती है। पूरी वापसी के दौरान टेलीमेट्री सिस्टम सैटेलाइट का डेटा कंट्रोल रूम तक भेजता है। सेंसर हर गतिविधि को मापते हैं और डेटा रियल टाइम में भेजते हैं। री एंट्री के दौरान कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी आता है, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लैंडिंग जोन को खाली कराया जाता है और नो फ्लाई नो सेल जोन घोषित किया जाता है। रिकवरी टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर मौजूद खास सेंसर लगे होते हैं जो पूरी वापसी का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। ब्लैक बॉक्स अत्यधिक गर्मी और दबाव झेल सकता है। रिकवरी के बाद वैज्ञानिक सबसे पहले इसी डेटा का विश्लेषण करते हैं। वापसी के रास्ते में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय, इसलिए स्पेस डेब्रिस से बचना बहुत जरूरी है। ये एक गंभीर चिंता है। स्पेस सर्विलांस नेटवर्क से डेटा लेकर सटीक जानकारी जुटाकर
सुरक्षित रास्ता तय किया जाता है ताकि कोई खतरा ना हो। अगर टकराव की संभावना हो, किसी भी प्रकार की टक्कर का अंदेशा हो, तो री एंट्री टाल दी जाती है और सुरक्षित किया जाता है। वापसी से वैज्ञानिक सैंपल और उपकरण सुरक्षित वापस लाए जा सकते हैं। इनका विश्लेषण लैब में किया जाता है, जिससे नई खोजें होती हैं। कुछ उपकरण दोबारा इस्तेमाल भी किए और रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पर काम हो रहा है। ISRO ने RLV-TD के सफल परीक्षण किए हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को बार बार इस्तेमाल करने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम होगी और भविष्य में स्पेस कीमती धातुएं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दोबारा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये सस्टेनेबल अप्रोच है, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है। इसरो ने हाल ही में शुभांशु शुक्ला सैटेलाइट की सफल वापसी कराई। इसका उद्देश्य री एंट्री टेक्नोलॉजी मिशन की सफलता भविष्य के गगनयान और RLV मिशनों के लिए मील का पत्थर है। तो दोस्तों, ये थी सैटेलाइट की वापसी की पूरी कहानी। हर स्टेप, हर टेक्नोलॉजी। उम्मीद है अब आपको ये विषय पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।